Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we're going to discuss about the most important issues of the day. The first article we have to discuss here about forest land record. Then हम वैलेस लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे एंड थर्ड में हम बात करेंगे सोलर साइकिल के बारे में. आइए एक एक करके इन सभी आर्टिकल्स को हम समझते हैं. देखिए पहले आर्टिकल की शुरुआत में ये कहूंगा 1996 की एक टी.एन. गोदावरन केस से हुई थी. टी.एन. केस बोल लीजिए, जहां पर एक ब्रॉड डेफिनेशन दी गई थी फॉरेस्ट की बाय सुप्रीम कोर्ट. अब इसमें होता क्या है कि भाई देखो, लैंड किसी को भी बिलोंग करता हो, अगर गवर्नमेंट रिकॉर्ड में कोई चीज फॉरेस्ट एरिया के अंडर आती है तो फॉरेस्ट ही काउंट होगी, ऐसा इस जजमेंट में कहा गया था. बट रिसेंटली 2023 में गवर्नमेंट ने 1927 यानी ब्रिटिश एरा का एक रूल था फॉरेस्ट एक्ट, उसको अमेंड किया और उसमें डेफिनेशन में चेंजेस कर दिए. जिसके बाद पटिशनर ये कहते हैं कि ऑलमोस्ट 2 लाख स्क्वायर एरिया जो है आपका, वो लीगल प्रोटेक्शन अपनी खो बैठेगा. तो मतलब यहां पर आप ये मान के चलो कि इस पूरे केस में इसी फॉरेस्ट को कंजर्व करने के ऊपर फोकस किया गया है. अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग में क्या कहा, कहते हैं 1 महीने का टाइम दिया गया सभी स्टेट और यूटीज को कि आप एक एक्सपर्ट कमेटी बनाइए और 6 महीने के अंदर आप हमें रिपोर्ट सबमिट कीजिए. डायरेक्टली नहीं करनी है, आपने क्या करना है, ये रिपोर्ट्स यूनियन गवर्नमेंट को भेजनी है और यूनियन गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट को ये प्रोवाइड करेगी. अगर इन केस किसी भी तरह का डिले होता है तो जो चीफ सेक्रेटरीज हैं या यूटी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो इसके लिए पर्सनली लायबल होंगे. अब इसमें जब आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे फॉरेस्ट एरिया की, तो 1996 की जो रूलिंग है आप उसको बेस बना के चलेंगे. तो यहां पे अगर हम देखें तो ये लैंड रिकॉर्ड को इन्होंने मांगा है. अब देखिए, कुछ स्टेट ये भी आप मान के चलो कि अभी तक अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं कर पाई हैं. जैसे हम कंसोलिडेटेड एंड डिजिटलाइज्ड फॉरेस्ट लैंड रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो इसके लिए एक रूलिंग निकाली गई थी, रूल 16 क्लॉज 1, वन संरक्षण एवं वन संवर्धन जो अभियान था, उसके जो रूल्स निकाले गए थे उसमें डिजिटलाइजेशन की बात की गई थी लैंड रिकॉर्ड की, फॉरेस्ट लैंड रिकॉर्ड की, बट ये हो नहीं पाई. तो अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि भाई आप इसको कंप्लाई करो, सभी को डिजिटल फॉर्मेट में आप लेके आओ. अब देखो यहां पर कैसे फॉरेस्ट रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है. देखो, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ये मैनेज करते हैं फॉरेस्ट के रिकॉर्ड्स को. अब इसमें इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 जो कि बेस है हमारे यहां पर फॉरेस्ट की डिफरेंशिएशन का, ये 3 कैटेगरीज में फॉरेस्ट को रखता है. वन इज रिजर्व फॉरेस्ट, हाईएस्ट प्रोटेक्शन इसको दी गई है. प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, कुछ राइट्स इसमें अलाउड होते. एंड विलेज फॉरेस्ट जो लोकल कम्युनिटी द्वारा मैनेज किए जाते. इसके अलावा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ये बाइनियल आपकी असेसमेंट क्रिएट करती है एंड स्टेट रेवेन्यू एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी रिकॉर्ड इसका क्रिएट करता है. तो अभी डिजिटलाइजेशन ना होने की वजह से, क्लियर डिमार्केशन ना होने की वजह से और इलीगल इंक्रोचमेंट होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं कि हम प्रॉपरली फॉरेस्ट को रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं. अब कहा जाता है कि भाई जो 1996 का ये टी.एन. गोदावरन केस जो था, इसमें फॉरेस्ट की डेफिनेशन को बहुत ब्रॉड कर दिया गया था और यहां पर ओनरशिप के रिगार्डलेस हर एरिया जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में फॉरेस्ट है उसे फॉरेस्ट ही माना गया है. इसके अलावा माइनिंग केस जो था उसमें भी ये कहा गया था कि जो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट है वो आपका करना जरूरी है कि भाई आपको अगर किसी भी प्रोजेक्ट के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस देना है उसके लिए. देन नवंबर 2023 में, फेब 2024 में, फेब 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज के लिए वेरियस ओकेजन पे कहीं ना कहीं अपने डायरेक्ट ऑर्डर्स दिए हैं, बट स्टेट गवर्नमेंट्स उसको ठीक से इंप्लीमेंट नहीं कर रहे थे. तो इस वजह से अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है. अब इसके इंप्लीकेशन क्या होंगे, देखो एक तो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन आपका और ज्यादा स्ट्रांग होगा जिससे हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर पाएंगे. इन एडिशन टू दिस हम यहां पर अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कर पाएंगे जहां पर यूटी और स्टेट गवर्नमेंट कंप्लाई करेंगी फॉरेस्ट कंजर्वेशन को. हम ट्राइबल कम्युनिटी और बाकी जो कम्युनिटी फॉरेस्ट के आसपास रहती है उनके राइट्स को इंश्योर कर पाएंगे. एंड मोर ओवर यहां पर कुछ चैलेंजेस भी देखने को मिलेंगे, लैंड डिस्प्यूट इंक्रीज हो सकते हैं एंड इवन जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है उनमें भी आपको डिलेज देखने को मिल सकते हैं.
बट यहाँ वे फॉरवर्ड के तौर पे मैं ये कहूंगा कि हमें जो बॉटम अप अप्रोच है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसको साथ में लेके चलना चाहिए, लोकल गवर्नेंस को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना चाहिए, अपने जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के जो लॉज है उसको हम बेटर करें ताकि इंक्रोचमेंट और डिफॉरेस्टेशन को हम रोक सकें, एंड जो कैंपा फंड अनयूटिलाइज पड़ा है उसको ठीकली टाइमली मैनर में हम यूटिलाइज करें। यह हमारा यहां पे फोकस होना चाहिए। आइए अब बात करते हैं आज के एक एडिटोरियल की, दैट इज वैलेस लाइन। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखो ये आपको एरिया देखने को मिल रहा है पैसिफिक ओशन का। अब इसमें आपको कुछ छोटे मोटे कुछ आइलैंड्स वहां पर देखने को मिल रहे हैं। अब वैलेस लाइन जो है ये बेसिकली इन दो एरिया को सेग्रीगेट करता है। मतलब आप ये मान के चलो ये बाली और लंबोक वाले एरिया से स्टार्ट होके आगे आपके ब्रुनेई सुलवेसी आइलैंड से होता हुआ एंड लास्ट में जाके मिंडनोवा जो आइलैंड है उसके पास जाके क्रैश करती है लाइन। अब ये जो लाइन है ये एक ड्रास्टिक चेंज को रिप्रेजेंट करती है यहां के एनवायरनमेंट में। अब वैलेस लाइन क्या है? देखिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अकॉर्डिंगली ऑस्ट्रेलिया जो था वो अंटार्कटिका का पार्ट था और बाद में ये नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट करता है और एशियन प्लेट से टकराता है। अब जब ये एशियन प्लेट से टकराता है तो यहां पर दो अलग आपके क्लाइमेटिक जोन बनते हैं। वन इज मलाय आर्कीप्लैगो वाला जो पार्ट है वो वार्म ह्यूमिड बनता है जहां पर एशियन स्पीशीज आपको देखने को मिलती है, एंड दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में आपको कोल्ड क्लाइमेट से स्ट्रगल करती हुई कुछ एशिया की स्पीशीज दिखती है। तो कहते हैं ये जो आपका एरिया है इसके बीच में एक बड़ी ट्रेंच बन गई थी जिसकी वजह से ये काफी टाइम तक आइसोलेटेड रहा, एंड ये वो रीजन है जिसकी वजह से यहां पर दोनों एरियाज में आपको जो स्पीशीज है वो अलग देखने को मिलती है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो इस पूरी लाइन की हम बात कर रहे हैं कि यहां पर आपको दो अलग अलग स्पीशीज देखने को मिलती हैं। इस साइड अलग है और इस साइड अलग है। तो कहते हैं कि यहां पर सुलवेसी आइलैंड आपका थोड़ा यूनिक है क्योंकि यहां पर ऑस्ट्रेलिया और एशिया दोनों टाइप की स्पीशीज आपको देखने को मिलती है, एंड ये जो लैंडमास है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका अपने आप से, जिसे आप कहते हैं ना जियोलॉजिकल स्केल में या जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, ये इवॉल्व करा है एरिया और इसमें दोनों तरफ की स्पीशीज आके इस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट करी। मतलब यहां पर आपको एक डाइवर्स हैबिटेट मिलता है जो एशियन और ऑस्ट्रेलियन स्पीशीज को दोनों को सपोर्ट करता है, एंड यहां पर अलग अलग टाइम में दोनों कॉन्टिनेंट से स्पीशीज आके रहने लगी। तो कहते हैं कि भाई वैलेस लाइन कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है कि आप ये समझ सको कि कैसे स्पीशीज इन्वायरमेंट को अडाप्ट करती हैं और उनमें चेंजेस आते हैं। इन एडिशन टू दिस यहां पर इंडो मलायन जो आपका रीजन है वहां पर रैपिड डिफॉरेस्टेशन की वजह से कंजर्वेशन एफर्ट्स में प्रॉब्लम आ रही है, एंड मोर ओवर हैबिटेट लॉस की वजह से आपको बायोडाइवर्सिटी में लॉस यहां पे देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ इस आर्टिकल में बताया गया था। आई होप आपको वैलेस लाइन और इसके आसपास का एरिया समझ में आया हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोलर साइकिल। देखिए 11 साल की सोलर साइकिल में एक मैक्सिमम और एक मिनिमम फेज होता है। अब सोलर साइकिल है क्या? ये एक ऐसा टाइम फेज है जहां पर सन जो है अपनी मैग्नेटिक पोल्स को चेंज करता है, मतलब नॉर्थ और साउथ पोल को चेंज करता है, एंड इसमें आप ये मान के चलो एक टाइम आता है जब आपको सोलर मैक्सिमा देखने को मिलता है, जब सन में से मैक्सिमम आपकी सनस्पॉट साइकिल, सोलर फ्लेयर और कोरोनल मास इजेक्शन देखने को मिलता है, एंड ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर सकती है आपकी पावर ग्रिड, सैटेलाइट्स और इवन स्पेस वेदर को। बट ये चीजें सोलर मैक्सिमा में देखने को मिलती है, मिनिमा में नहीं। सोलर मिनिमा में आपको ये सब चीजें मिनिमम फेज में देखने को मिलती है। अभी यूएस ने अपने पंच मिशन दैट इज पोलीमेट्री टू यूनिफाई द कोरल एंड हेलियोस्फीयर इसको लॉन्च किया। ये तीसरा मेजर मिशन लॉन्च है पिछले 18 महीनों में जो सन के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसा क्यों? कहते अभी सन अपनी सोलर मैक्सिमा की तरफ जा रहा है और 2022 के बाद से ही ये एक्टिविटीज काफी तेज हो गई हैं। अब अगर अभी इसको नहीं देखा गया तो अगली बारी सोलर मैक्सिमा 2035 से 36 के बीच में आएगा। तो साइंटिस्ट ये चाहते हैं कि हम सोलर स्टॉर्म, सोलर फ्लेयर और कोरोनल मास इजेक्शन को अच्छे से समझे, और इसके लिए ये स्टडीज कंडक्ट करने के लिए हमने वेरियस मिशन भेजे हैं। अब यहां पे आपको याद रखना है कि आदित्य L1 2023 में हमने लॉन्च किया था, प्रॉप 3
ये आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है, अगेन सोलर विंड और सोलर स्टॉर्म को समझने के लिए। एंड नासा ने पंच को भेजा है। तो ये तीनों मिशंस अभी रिसेंटली आपके लॉन्च किए गए हैं और तीनों ही सोलर फ्लेयर से रिलेटेड है। अब लास्ट में अगर पंच के बारे में बात की जाए तो सन के आउटर एटमॉस्फेयर यानी कि कोरोना को ये समझेगा, एंड कैसे ये विंड जो है सोलर विंड आपकी प्रोपोगेट करते हैं स्पेस के अंदर, इसको समझने में ये आपको हेल्प करेगा। तो यहां पर आपको याद रखना है कि इन टोटल यहां पर हमारा फोकस ये है कि कैसे ये जो सोलर फ्लेयर है ओरिजिनेट करती हैं, कैसे ये अर्थ के ऊपर इंपैक्ट डालती हैं और इसको मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है डैमेजेस को, इसके लिए ये स्टडीज यहां पे कंडक्ट की जा रही हैं। तो आई होप आपको आज की डिस्कशन समझ में आई हो। आज की डिस्कशन में इतना ही था। धन्यवाद।